अनिल सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वीक है, जो आरबीआई के इसमें डिसीजन भी आने वाला है रेट इंटरेस्ट को लेके, साथ ही साथ अभी बजट आया था लास्ट वीक और जो फेड की पॉलिसी है उसमें भी कमेंट्री आई थी। इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस बार हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो इस टाइम पे आरबीआई को डाइजेस्ट करनी है, चाहे बजट की चीज हो, चाहे जो पॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे फेड की तरफ से कोई कमेंट्री हो। क्या लगता है किस तरीके के नतीजे आने वाले हैं और इन सारी चीजों का हमें असर बाजार में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए कंचन जी, अगर मैं एक शब्द के अंदर इन सारी चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करूं, जो भी फैक्टर्स अभी आपने गिनाए हैं, तो इसके लिए मेरे पास हमेशा ही एक वर्ड तैयार रहता है, वो है इनकॉन्सिक्वेंशियल। इसका इन इन डेवलपमेंट्स का बहुत ज़्यादा फर्क हमारे मार्केट पे नहीं पड़ रहा है काफ़ी समय से। बहुत लंबे टाइम से जो है हम एग्जैक्टली डीकपल नहीं हुए हैं ग्लोबल मार्केट से, बट वी हैव फाउंड आवर ओन स्पेस। वहाँ पे हम ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि मॉडरेट हुआ करते थे किसी टाइम में इन टर्म्स ऑफ वेटेज, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था कभी। आज की तारीख में इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया है। सो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर होती हैं उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन यूएस मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट में इम्प्रूवमेंट हो गया या डिक्लाइन हो गया, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इमीडिएटली हमारे मार्केट्स में नहीं आएगा। हाँ, अगर 100 बेसिस पॉइंट्स का हो जाता है तो एक अलग बात है, बिकॉज अगेन फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी दूसरी बात, जैसे इंटरिम बजट था, अभी नितिन जी ने भी कहा, अगेन बिकॉज इंटरिम बजट था इस वजह से ये इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया। और वैसे भी गवर्नमेंट ये कंटिन्यू होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सेक्टर वाइज गवर्नमेंट भी इस तरीके से अपनी प्रियोरिटीज़ को चेंज करती रहेगी कि अभी तक हमने रेलवे पे काम किया था, अब रेलवे को हम नहीं करेंगे और अब हम सड़कें ज़्यादा बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पॉलिसी के तहत होती हैं, और पॉलिसीज़ जो होती है दिन रात एक दिन में या एक रात में चेंज नहीं होती हैं। सो मोस्टली हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड पॉलिसीज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इसको वैसे देखें इलेक्शंस के टर्म्स में, कि जब सरकारें चेंज होती है तो कई बार मार्केट में उठापटक इसी वजह से हो जाती है क्योंकि पॉलिसी लेवल पे अनसर्टेनिटी आ जाती है कि अब क्या होगा। पिछली सरकार की ये पॉलिसी थी, अब वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और अब पता नहीं क्या होगा डिफेंस सेक्टर्स में, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए जो भी पीएलआई थी उसका उसका फ्यूचर समझ में नहीं आता। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट। अभी वो अनसर्टेनिटी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी सर्टेनिटी है। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना चाहूँगा सेक्टर स्पेसिफिक। मेरे ख्याल से ये टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। नितिन जी ने बड़े अच्छे सेक्टर्स गिनाए हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे ऑयल एंड गैस है, तो आप उसको एक सेक्टर नहीं मान सकते हैं। अगर आप उस सेक्टर को बाय कर रहे हैं तो बेटर अप्रोच हमेशा ये रहती है कि आप पूरी बास्केट बाय करें, या एटलीस्ट 4-5 स्टॉक्स आपके पास हों जहाँ पे आप फेयरली डाइवर्सिफाइड हों। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ऑयल एंड गैस के अंदर आपके महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस भी आ गए हैं, विच आर अगेन एन्युटी बेस्ड काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स, वेरी गुड बिजनेस मॉडल्स, बट ये रीजन स्पेसिफिक है। अब इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली में कंसंट्रेटेड है, एनसीआर में, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि अब तो सीएनजी इलेक्ट्रिक यही चलेंगी। सीएनजी तो ऑलरेडी चल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, बट अब इलेक्ट्रिक के ऊपर है। तो इस कंपनी का एक तरीके से बिजनेस मॉडल पे मैं कहूँगा 40-50% का इम्पैक्ट मुझे इमीडिएटली नज़र आ रहा है अगले 5 साल में। यही चीज़ महानगर गैस के साथ भी हो सकती है। तो आप ब्लाइंडली किसी भी एक सेक्टर के अंदर एक कंपनी चुन के उसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। बेटर अप्रोच ये रहेगी कि आप बास्केट खरीदें अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो। लाइक आईटी अगर आपको अच्छा लग रहा है, फार्मा आपको अच्छा लग रहा है, तो फार्मा के अंदर 3-4 कंपनीज तो एटलीस्ट चुनिए। बेटर ये रहेगा कि 5 कंपनीज चुनें और उसकी एक बास्केट बना के उनको बाय करें। और मुझे जो सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं आपको बोलती कंटिन्यू। ओके, तो मुझे सेक्टर्स का, जैसे मैंने कहा, मेरी सेक्टर्स की कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है। आई एम सेक्टर एग्नोस्टिक इन 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 अ लार्ज वे। और मुझे तो, मैं जैसे हमेशा ही कहते आया हूँ कि मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है मैं उसी के अंदर कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो मेरे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि हमने पिछले इंटरव्यूज़ में, पिछले कॉल्स में यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। स्किपर हमने डिस्कस किया था,
1 नवंबर को हमने एनबीसीसी डिस्कस किया था, 65 रुपीज़ हुँ, के लेवल पे था, अभी 170 है एंड इट इज़ शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सो आई वुड लाइक टू प्रेफरेबली ऐड सम मोर इन इट, नॉट अ वेरी हाई क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक्स के अंदर, जहाँ पे अच्छा आपको मोमेंटम नज़र आ रहा है, अर्निंग्स का इम्प्रूवमेंट भी है कुछ एक केसेज़ में। लाइक एनबीसीसी मैं फंडामेंटली स्टडी नहीं करता हूँ, दिस वाज प्योरली अ मोमेंटम स्टॉक, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन दूसरे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर ले लीजिए आप, न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने हुँ, अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है और यहाँ पे अर्निंग्स भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। सो आई वुड लाइक टू ऐड इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। स्किपर एक और स्टॉक है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आज करीब पौने 7% ऊपर है और ये हमने 8 नवंबर को डिस्कस किया था आपके शो पे, तब ये 220 का प्राइस था और इसमें राइट इशू भी कंपनी लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स जो है मैं पसंद करूँगा कि इन्हीं के अंदर मैं अपना यहाँ पे पोजीशन शेयर होल्डिंग मैं इंक्रीज करूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग सेक्टर वाइज। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है और बता दिया है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं।